गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रैकवार सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं चाइना रेवोल्यूशन 1911 1911 की चीन की क्रांति। 1911 की चीन की क्रांति की प्रमुख बातें देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है चीन की 1911 की क्रांति के फलस्वरूप चीन के अंतिम राजवंश चिंग राजवंश की समाप्ति हुई और चीनी गणतंत्र बना। पहली बात क्या है, जो चिंग राजवंश था उसकी समाप्ति हुई और चीन एक गणतंत्र बन गया। मंचू लोगों का शासन चीन पर पिछले 300 वर्षों से चला आ रहा था, जिसका अंत हो गया। मंचू लोगों का शासन कितने वर्षों से चला आ रहा था? 300 वर्षों से, जिसका अब अंत हो गया। 20वीं शताब्दी में चीन एशिया का प्रथम देश था जहां गणतांत्रिक सरकार की स्थापना हुई। जो 20वीं शताब्दी थी उसमें चीन पहला देश था जहां पर की गणतांत्रिक सरकार की स्थापना हुई। चीन के क्रांतिकारियों ने फ्रांस वालों का अनुसरण किया और राजतंत्र का सदा के लिए अंत कर दिया। ये इसकी प्रमुख बातें थी। अब हम आगे देखेंगे इसमें जो क्रांति थी उसके कारण क्या थे। पहला कारण है विदेशी शोषण के विरुद्ध प्रतिक्रिया। विदेशी शोषण के विरुद्ध प्रतिक्रिया। दो अफीम युद्धों में पराजय के बाद चीन का सारा आत्माभिमान और गर्व गिरकर चकनाचूर हो गया। चीन ने 2 अफीम युद्ध लड़े थे, उसमें उसकी पराजय हुई। उसका जितना भी आत्माभिमान था वह नष्ट हो गया था। यूरोपीय लुटेरों ने चीन पर आर्थिक प्रभुत्व कायम करने के लिए चीन के कुछ देशभक्त नागरिक अपने देश की दुर्दशा से बहुत चिंतित थे। पहला था अफीम युद्धों के कारण उसका आत्माभिमान खत्म हो गया था। दूसरा, वहां के जो देशभक्त नागरिक थे, यूरोपीय लुटेरे जो उसका आर्थिक शोषण कर रहे थे, वो उससे चिंतित थे। वे मंचू शासन को चीनी जनता का विदेशियों द्वारा शोषण करने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी मानते थे। जो मंचू शासन था उसे वो लोग समझते थे कि विदेशियों का शोषण करने को साथ दे रहे थे। इसलिए विदेशियों का विरोध करने के लिए, मंचू शासन का अंत करने के लिए वे अपना संगठन बनाने लगे। 19वीं शताब्दी के अंत में विदेशियों द्वारा शोषण से छुटकारा पाने के लिए अब एक व्यापक क्रांति के सिवा कोई दूसरा विकल्प नहीं रहा। तो जो चीन का विदेशी लोग शोषण कर रहे थे उसके प्रतिक्रिया स्वरूप चीन में यह क्रांति हुई थी। सेकंड पॉइंट है इसका सुधारों की असफलता। चीन में सुधारों के लिए कुछ दिनों से आंदोलन हो रहा था, लेकिन साम्राज्ञी त्यूसी एक प्रतिक्रियावादी शासिका थी और वह शासन व्यवस्था में किसी तरह का परिवर्तन नहीं चाहती थी। चीन में क्या था, चीन में सुधारों की आवश्यकता थी, इसलिए वहां पर आंदोलन हो रहे थे। परंतु वहां की जो साम्राज्ञी थी वह इसके विपरीत थी। इस हालत में चीन के देशभक्त यह सोचने के लिए मजबूर हो गए कि मंचू शासन का अंत कर एक नई क्रांतिकारी सरकार की स्थापना की जाए। इस कारण से यह जरूरी हो गया कि जो मंचू शासन है वह उसको समाप्त कर दिया जाए। रूस और जापान के युद्ध में जापान की विजय से भी चीन में सुधारवादी आंदोलन को पर्याप्त बल मिला। रूस और जापान में युद्ध हुआ, जिसमें जापान की विजय हुई, जिससे भी यहाँ के लोगों में एक आशा की किरण जागी कि यहाँ भी सुधार होना चाहिए। ऐसी स्थिति में चीन में सुधार आंदोलन ने तीव्र रूप धारण कर लिया, लेकिन सरकार की ओर से सुधार कार्य अत्यंत धीमी गति से कार्यान्वित किए जा रहे थे, जिस कारण से यह क्रांति क्या हुई, प्रारंभ हुई। मतलब दूसरा पॉइंट क्या था, सुधारों की असफलता। इस हालत में क्रांति का होना अवश्य हो गया। तीसरा पॉइंट देखते हैं, जनसंख्या में वृद्धि। तीसरा क्या कारण था, जनसंख्या में वृद्धि। 1885 ईस्वी में चीन में कुल जनसंख्या 37 करोड़ 70 लाख थी, किंतु 1911 ईस्वी में आते आते यह 43 करोड़ हो गई। 85 में कितनी थी, 37 करोड़ 70 लाख, लेकिन 11 में कितनी हो गया, 1911 में 43 करोड़ हो गई। मंचू शासन में उत्पादन वृद्धि के लिए विशेष प्रयास नहीं किए गए। जनसंख्या बढ़ रही थी, परंतु जो मंचू शासन था वह उत्पादन की वृद्धि के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा था, और खेती के लिए अतिरिक्त भूमि की व्यवस्था भी नहीं की गई थी। पैदावार की कमी के कारण चारों ओर भुखमरी फैल गई। पैदावार चूंकि कम हो रहा है, इसलिए चारों ओर क्या होगा, भुखमरी फैल गई।
और जनसाधारण के लिए जीवन का निर्वाह करना कठिन हो गया। जनसंख्या में वृद्धि भी इस क्रांति का एक कारण था। नए विचारों की उथल पुथल। नेक्स्ट क्या है? नए विचारों की उथल पुथल। 1905 ईस्वी में चीन में प्राचीन परीक्षा पद्धति और राजकीय पद्धति का अंत हो गया। 1905 में चीन में क्या होगा? प्राचीन परीक्षा पद्धति और राजकीय पद्धति का अंत हो गया और राजकीय पदों पर नियुक्ति के लिए आधुनिक शिक्षा को महत्व दिया गया। 1905 ईस्वी के बाद बहुत से चीनी विद्यार्थी अमेरिका और यूरोप जाने लगे। इस तरह चीनी वालों का विदेशों से संपर्क कायम होगा। वे यूरोप, अमेरिका आदि देशों से बहुत प्रभावित हुए और अपने देश के उद्धार के लिए पाश्चात्य देशों के नमूनों पर सुधार के पक्षपाती हो गए। चीन के विद्यार्थी दूसरे देशों में अध्ययन करने के लिए गए। वहां उन्होंने विकास के जो कार्य हो रहे थे उनको देखा और वे नए विचार लेकर के आए और वैसे ही सुधार भी यहाँ पर भी करवाना चाहते थे। 1908 ईस्वी में जो चीनी क्रांतिकारी नेता जापान में आश्रय ग्रहण करने के लिए विवश हुए थे, वे चीनी विद्यार्थी बड़े उत्साह से अपने विचारों का प्रसार कर रहे थे। जो वहाँ पर जापान में जो चीनी नेता थे वे भी इन विद्यार्थियों उनके अपने विचारों का प्रसार कर रहे थे। फलतः लोगों के दिमाग में नए विचार भर गए जिन्होंने क्रांति की चिंगारियां सुलगा दी। नए विचारों ने भी इस क्रांति को जन्म दिया। नेक्स्ट है आर्थिक अधोगति। चीन की आबादी बड़ी तेजी से बढ़ रही थी और सरकार उनके भोजन का इंतजाम नहीं कर पा रही थी। देश में दुर्भिक्ष और बाढ़ों की प्रचुरता थी जिसके कारण खेती को बहुत अधिक नुकसान पहुंचता था। देश की जो आबादी थी वो तेजी से बढ़ रही थी, सरकार परंतु भोजन का इंतजाम नहीं कर रही थी। दुर्भिक्ष और बाढ़ों की बाढ़ आ रही थी परंतु जो खेती को बहुत अधिक नुकसान पहुंचा रही थी। 1910-11 में चीन की अनेक नदियों भयंकर बाढ़ आई। इससे कृषि तो नष्ट हुई, साथ ही सहस्त्रों गांव भी बह गए। सरकार ने इस स्थिति में जनता की सहायता का कोई प्रबंध नहीं किया। इस तरह से आर्थिक स्थिति में क्रांति के विचारों का आना बिल्कुल स्वाभाविक था। आर्थिक जो कारण थे उसने भी इस क्रांति को लाने में सहायता की। नेक्स्ट देखते हैं चीन के मजदूरों का प्रभाव। चीन के मजदूरों का देश की आर्थिक स्थिति से परेशान होकर चीन के लोग आजीविका की तलाश में विदेशों में जाकर बसने लगी। आर्थिक स्थिति जो खराब थी इसलिए चीन के जो लोग थे अपनी आजीविका के लिए विदेशों में जाकर बसने लगे। सबसे पहले वे संयुक्त राज्य अमेरिका गए। कुछ दिनों तक अमेरिकी सरकार ने इसका विरोध नहीं किया, लेकिन जब बहुत बड़ी संख्या में चीनी लोग अमेरिका पहुंचने लगे तो सरकार ने कानून बनाकर उनका आगमन रोक दिया। पहले वो अमेरिका ने कुछ नहीं किया लेकिन बाद में एक कानून बनाया और उनका आगमन रोक दिया। जब अमेरिका का दरवाजा चीनियों के लिए बंद हो गया, वे आस पड़ोस के अन्य देश मलाया, फिलीपींस, हवाई द्वीप इत्यादि में जाकर बसने लगे। यह भाग पढ़े लिखे लोगों से भिन्न था और इसके द्वारा चीन के निम्न वर्ग में क्रांति की भावना ने प्रवेश किया। इस प्रकार जो चीन के मजदूर थे उनका भी प्रभाव इस क्रांति को लाने में था। क्रांतिकारी प्रवृत्ति का विकास। नेक्स्ट क्या कारण है? क्रांतिकारी प्रवृत्ति का विकास। 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में चीन में क्रांतिकारी प्रवृत्तियों का जोर बहुत बढ़ गया और क्रांतिकारी दलों का संगठन व्यापक रूप से हुआ। बक्सर विद्रोह के दमन के बाद चीन के कई क्रांतिकारी दल नष्ट कर दिए गए थे, फिर भी चीन में क्रांति की भावना कभी दबाई नहीं जा सकी। जो क्रांतिकारी प्रवृत्ति है इस प्रकार से आई थी। बक्सर विद्रोह के तुरंत बाद चीन में पुनः क्रांतिकारी पार्टियां संगठित होने लगी। इन क्रांतिकारी संगठनों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण था जिसका नेता डॉक्टर सन्यात सेन था। तो लोगों के बीच जो क्रांतिकारी प्रवृत्ति थी उसने भी क्रांति के लाने में अधिक भूमिका निभाई। नेक्स्ट पॉइंट है सन्यात सेन की कार्य। सन्यात सेन के चीन के क्रांतिकारियों को संगठित करने में डॉक्टर सन्यात सेन का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान था। 1884-85 ईस्वी के बीच चीन को फ्रांस के मुकाबले बड़ा अपमान सहना पड़ा और वे सब मिलकर मंचू राजवंश के अंत की योजना बनाने लगे। अंततः वे चीनी क्रांति के जन्मदाता सिद्ध हुए। 1900 ईस्वी के बक्सर विद्रोह के असफल होने पर डॉक्टर सेन की लोकप्रियता पुनः कायम हो गई और चीनी लोग अधिकाधिक संख्या में उनकी ओर आकृष्ट होने लगे। तो सन्यात सेन ने जो कार्य किए उसने भी इस क्रांति को लाने में अधिक योगदान दिया।
इन घटनाओं के बाद संन्यास सेन की ख्याति में बड़ी वृद्धि हो गई और इस क्रांति का उनकी कार्य भी एक बड़े योगदान के रूप में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या तात्कालिक कारण, जो ये क्रांति हुई ये तो कारण थे, परंतु उसी तुरंत जो कारण हुआ उसके बारे में देखते हैं, जिसके बाद यह क्रांति शुरू हो गई। तात्कालिक कारण है 1911 ईस्वी के पूर्व सही पीकिंग की केंद्रीय सरकार के विरुद्ध प्रांतीय शासकों में विरोध की भावना विकसित हो गई। जो केंद्रीय शासक सरकार थी उसके विरुद्ध जो प्रांतीय शासक थे उनके मन में केंद्रीय शासन के विरुद्ध विरोधी भावना विकसित हो गई, क्योंकि तो पीकिंग की सरकार से अनुमति प्राप्त कर कई विदेशी फर्म चीन में रेलवे लाइनों का निर्माण कर रही थी। तो पीकिंग की सरकार थी, केंद्र की सरकार, तो विदेशी फर्म चीन में किसका निर्माण कर रही थी? रेलवे लाइनों का। चीन के कई प्रांतपति चाहते थे कि उनके सूबों में उन्हें ही रेल लाइन का निर्माण का अधिकार मिले, परंतु जो प्रांतीय शासक थे वे क्या चाहते थे कि उनके सूबों में उन्हें ही रेलवे लाइन का निर्माण करने का अधिकार मिले, लेकिन पीकिंग की सरकार ऐसा नहीं चाहती थी। इस विषय पर केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच मतभेद बहुत बढ़ गया। प्रांतों में केंद्रीय शासन की नीति के कारण असंतोष बहुत बढ़ गया और इस समय जब एक विदेशी कंपनी को एक रेलवे लाइन बनाने का अधिकार दे दिया गया तो क्रांति की लहर चारों ओर फैल गई। अनेक क्या हुआ था? तात्कालिक कारण क्या था? रेलवे लाइन का निर्माण। केंद्र सरकार विदेशी लोगों से रेल लाइन का निर्माण करवा रही थी, परंतु विदेशी प्रांतीय शासक थे वे चाहते थे उन्हें यह काम करने का मौका मिले। तो दोनों सरकारें एक दूसरे के बीच में उनके बीच मतभेद बढ़ गया। इसी मतभेद के कारण क्या हुआ? क्रांति की लहर चारों ओर फैल गई जब केंद्र सरकार ने यह अधिकार विदेशियों को दे दिया। अनेक स्थानों पर मंचू शासन के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया। ये था तात्कालिक कारण। अब हम देखते हैं इस क्रांति की घटनाएं, कौन कौन सी घटनाएं हुई। विद्रोह की आग तुरंत ही संपूर्ण देश में फैल गई। क्रांति की ज्वाला तेजी से यांगत्सी तट पर ऊपर नीचे दक्षिण की ओर फैलने लगी। दक्षिण में कुछ समय के लिए शांतोंग प्रांत ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी, यद्यपि वह शीघ्र ही पुनः केंद्रीय शासन के अधीन हो गया। अनेक क्या हुआ? क्रांति घटनाओं में पूरे देश में फैल गई और जो शांतोंग प्रांत था उसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, परंतु कुछ समय बाद फिर से केंद्रीय शासन के अधीन आ गया। चिहली में भी विशेषकर सैनिकों में विद्रोह की भावना फैली, किंतु याक्सी के उत्तर में सांसी प्रांत को छोड़कर सभी प्रांत केंद्रीय शासन के प्रति निष्ठावान बने रहे और वह शासन सुदृढ़ रहा। अने क्या हुआ कि सैनिकों ने विद्रोह कर किया, परंतु क्या हुआ? अन्य जो प्रांत थे वे केंद्रीय शासन के प्रति निष्ठावान बने रहे, इसलिए केंद्रीय शासन सुदृढ़ बना रहा। पूरा आंदोलन एकाएक और स्वतंत्र रूप से हुए विद्रोह की श्रृंखला लगता था, सुनियोजित क्रांति नहीं। पूरा आंदोलन था वो एक एक करके हो रहा था, एक सुनियोजित क्रांति के रूप में नहीं हो रहा था। किसी तिथि को एक साथ सभी क्रांतिकारी गुटों के विद्रोह कर देने की कोई योजना नहीं थी। ये धीरे धीरे हो रहा था, आज हुआ कल हुआ परसों, इस प्रकार से, परंतु एक साथ नहीं हो रहा था। किंतु हाकों में बम फटने तत्पश्चात पुलिस कार्यवाही के कारण विद्रोह कर देना अनिवार्य हो गया। परंतु हाकों में क्या होगा? बम फट गया, जिसके कारण पुलिस कार्रवाई हुई तो विद्रोह कर देना अनिवार्य हो गया। और देखते हैं हम, सरकार ने पीकिंग में संवैधानिक सरकार ने युआन शी काई को हफेल और हुनान का गवर्नर नियुक्त किया। संवैधानिक सरकार बनी किस प्रकार से? सरकार ने युआन शी काई को ह्यूफेल और यूनान का गवर्नर नियुक्त किया। 27 अक्टूबर को युआन को सब सेनाओं का उच्चाधिकारी नियुक्त किया गया। 1 नवंबर 1911 ईस्वी को युआन शी काई प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर दिए गए। इसी बीच विधानसभा ने 19 धाराओं का एक संविधान तैयार कर लिया, जिसका आशय चीन में वैधानिक राजतंत्र कायम करना था। 16 नवंबर को युआन शी काई ने अपनी सरकार बना ली। तो पीकिंग में एक संविधानिक सरकार बनी। किस प्रकार से बनी? सरकार ने युआन शी काई को यूफेल और यूनान का गवर्नर नियुक्त कर दिया। 27 अक्टूबर को युआन को सब सेनाओं का उच्चाधिकारी नियुक्त किया गया। 1 नवंबर 1911 ईस्वी को युआन शी काई प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किए गए। इसी बीच विधानसभा ने 19 धाराओं का एक संविधान तैयार कर लिया, जिसका आशय चीन में वैधानिक राजतंत्र कायम करना था।
16 नवंबर को युवान शी काई ने अपनी सरकार बना ली। पीकिंग में इस प्रकार से एक संवैधानिक सरकार का निर्माण हुआ। अब हम देखते हैं सन्यात सेन का आगमन। चीन में जब क्रांति का विस्फोट हुआ उस समय डॉक्टर सन्यात सेन अमेरिका में थे। चीन में जब क्रांति हुई उस समय सन्यात सेन कहाँ थे? अमेरिका में थे। 24 दिसंबर को वह संघाई पहुंचे। 24 दिसंबर को कहाँ पहुंचे? संघाई। सभी क्रांतिकारियों ने उन्हें उसे गुटबंदियों से दूर रहने वाला व्यक्ति मानते हुए उसका स्वागत किया। जब वो आए तो सभी क्रांतिकारियों ने सोचा कि वह गुटबंदियों से दूर रहता है, इसलिए उसका स्वागत किया और यह आशा व्यक्त की गई कि वह क्रांति की एकता को सही नेतृत्व प्रदान करेगा। और क्या आशा व्यक्त की गई कि जो क्रांति की एकता है वह उसका सही नेतृत्व करेगा। 29 दिसंबर को क्रांतिकारियों ने उसे अपनी सरकार का अध्यक्ष चुन लिया। इस प्रकार सन्यास सेन जब आए, वे अमेरिका से आए थे, क्योंकि जब विस्फोट हुआ था इस क्रांति का तो वो अमेरिका में थे। वे 24 दिसंबर को संघाई आए, गुटबंदियों ने उनका स्वागत किया और उनसे क्या आशा की गई थी? क्रांति के वे अच्छे से नेतृत्व करेंगे। इसी कारण से 29 दिसंबर को क्रांतिकारियों ने उन्हें अपनी सरकार का अध्यक्ष चुन लिया। 17 प्रांतों में से 16 प्रांतों के प्रतिनिधियों ने 1 जनवरी 1912 ईस्वी को उसे अध्यक्ष पद पर आसीन किया। 17 प्रांत थे, 17, तो उनमें से 16 प्रांतों ने उनको अपने अध्यक्ष पद पर आसीन किया। अब देखते हैं इस क्रांति का परिणाम क्या हुआ। चीन में 2 सरकारें, चीन में कितनी सरकार होंगे? 2 सरकार। एक नानकिंग की गणतांत्रिक सरकार, दूसरी पीकिंग की मंचू सरकार। नानकिंग की गणतांत्रिक सरकार, दूसरी पीकिंग की मंचू सरकार। मंचू सरकार पूरी तरह युवान शी पर आश्रित थी। मंचू सरकार किस पर आश्रित थी? युवान शी पर। सन्यास सेन की क्रांतिकारी सरकार बन जाने से युवान शी काई को राष्ट्रपति पद पर आसीन करने की जो बातचीत चल रही थी वह समाप्त हो गई। जब सन्यास सेन की सरकार बन गई तो युवान शाही को राष्ट्रपति बनाने की योजना चल रही थी, वह समाप्त हो गई। क्रांतिकारी सरकार पीकिंग सरकार के बीच चल रही बातचीत का तार टूटने लगा। 2 सरकारें हैं, एक क्रांतिकारी माने गणतांत्रिक सरकार, दूसरी मंचू सरकार। दोनों के बीच जो बातचीत चल रही थी उसका तार टूटने लगा। युवान शी काई ने डॉक्टर सन्यास सेन के साथ 12 फरवरी 1912 ईस्वी को एक समझौता कर लिया। युवान शी काई ने सन्यास सेन के साथ क्या किया? एक समझौता कर लिया। चीन से मंचू राजवंश के शासन का अंत कर दिया गया और चीन में गणराज्य की स्थापना कर दी गई। इस समझौते से क्या हुआ कि चीन से जो मंचू राजवंश था उसके शासन का अंत कर दिया और चीन में गणराज्य की स्थापना कर दी। परिणाम था। अब चूंकि ये असफल हुई, असफलता के कारण क्या है? सन्यास सेन और अन्य क्रांतिकारियों ने युवान शिकाई के साथ समझौता करके उसे राष्ट्रपति बना दिया। पहले असफलता का कारण ये था, सन्यास सेन और अन्य क्रांतिकारियों ने युवान शिकाई के साथ समझौता करके उसे राष्ट्रपति बना दिया। युवान शिकाई राजतंत्र का समर्थक और प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था, परंतु जो युवान शिकाई था उसे राष्ट्रपति बना दिया, परंतु वह क्या था? राजतंत्र का समर्थक था, प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था। वह कभी राष्ट्र की एकता का प्रतीक नहीं बन सका। अतः 1911 की ईस्वी की जो क्रांति थी वह असफल हो गई। दूसरा क्या है? राष्ट्रीयता की भावना का अभाव। चीन के जो लोग भाग थे उनमें राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी। यह जो राष्ट्रीयता की भावना का अभाव है, यह भी चीन की क्रांति की असफलता का दूसरा कारण है। चीन में गणतंत्र की स्थापना के बावजूद आर्थिक अवस्था में सुधार नहीं हुआ, उद्योग धंधों का विकास नहीं हो पा रहा था, जनसाधारण की आर्थिक स्थिति दयनीय रही, सामंती प्रथा का अब भी बोलबाला था, सरकार के पास साधनों का अभाव था, वह चाहकर भी विकास कार्य करने में असमर्थ थी। लोगों के मन में राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी, जिस कारण से यह क्रांति असफल हो गई। पहला कारण क्या था? युवान शिकाई को जो राष्ट्रपति बनाया था, परंतु वह जो युवान शिकाई था वह राष्ट्र की एकता का प्रतीक नहीं हो सका, इसलिए वह क्रांति असफल हो गई। दूसरी क्या? लोगों के बीच में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था। तीसरा पॉइंट है, अधिकांश चीनी जनता को गणतंत्र के प्रति रुचि नहीं थी। जो जनता थी वो गणतंत्र के प्रति रुचि नहीं ले रही थी। चीन में ऐसी जनता की संख्या पर्याप्त थी जो गणतंत्र विरोधी ना थे, परंतु उसके प्रति उदासीन थी। भले गणतंत्र विरोधी न हो, परंतु उसके प्रति उदासीन थे। चीन में इस समय प्रगतिवादी और रूढ़िवादी 2 भावनाएं थी। इस संघर्ष की स्थिति में गणतंत्र की सफलता संदिग्ध हो गई। चीन में 2 भावनाएं पनप रही थी। कौन सी?
एक प्रगतिवादी, दूसरे रूढ़िवादी। रूढ़िवादी यानी जो पहले के चीन को पसंद कर रहे हैं, प्रगतिवादी यानी जो नए चीन की निर्माण करना चाहते थे। तो दोनों में क्या हुआ, इस संघर्ष की स्थिति हुई। 10 मार्च 1912 को नानकिंग में नए गणराज्य के संविधान की घोषणा कर दी गई। उसमें मतदान के अधिकार के लिए संपत्ति के मालिक होने की शर्त लगा दी गई। फलतः देश के अधिकांश नागरिक मताधिकार से वंचित हो गए। क्या हुआ कि मतदान की संविधान की घोषणा तो कर दी, परंतु मतदान का अधिकार उसी व्यक्ति को था जिसके पास कोई संपत्ति हो। तो कुछ लोगों के पास नहीं थी, इसलिए भी मताधिकार से वंचित हो गए। इसलिए क्रांति क्या हुई, असफल हो गई। ये असफलता के कारण थे। इस प्रकार से आप सभी ने चीन की क्रांति के बारे में जाना। आशा है आपको वीडियो उपयोगी लगा होगा। वीडियो देखने के आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।